ऑपोजिशन ये कह रहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है, चर्चा करने के लिए तो आए तो हम तैयार हैं। जिस भी मंत्री की इच्छा होगी वो सदन में जाके खड़ा होता है, स्पीकर को बोलता है 5 मिनट पहले कि मुझे कोई बयान देना, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। स्पीकर मना नहीं करता। पूरी चर्चा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उस चर्चा में विपक्ष की तरफ से किसी ने कानून पर चर्चा नहीं की। कंप्लीटली वॉश होता नजर आया है। किसी मंत्री का इस्तीफा बीच संसद सत्र में हुआ। कभी कभी ना ये भ्रम हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से या किसी और की वजह से प्रेशर में आकर सरकार ने इस्तीफा लिया। परीक्षा लीक ना हो, इस पे क्या क्या सरकार अगर चाहती तो बुलडोज करके जैसे शोर शराबा पास होती तो कर लेती। इंक्लूसिवनेस की बात चल रही है कि आप सबको साथ लेके चलिए, आप अपनी मर्जी से बिल मत लाइए। दिल्ली में एक और प्लानिंग चल रही है, सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि कुछ ये कर रहे हैं। ये होने के बाद भी डराने की कोशिश छात्रों को की गई कि आपका भविष्य खराब कर देंगे। कांग्रेस पार्टी कैलकुलेट करके रखी है कि जब जब पीएम पे अटैक किया उन्हीं को नुकसान होता है। ये अगर दीप्ति को जो समर्थन मिला है, अगर उसको क्रेडिबल बनना है तो उनको ऐसे राज्य भी चुनने पड़ेंगे जो कि विपक्ष के हैं। मैं सरकार का प्रवक्ता तो हूँ नहीं। नमस्कार, रिपोर्टर्स अनकट में बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया और मेरे साथ आज मौजूद हैं सुमित अवस्थी जी हैं हमारे साथ। टाइम्स नाउ नव भारत पे चक्रव्यूह में आप इन्हें देखते हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मौजूद हैं। अमित जी हैं जो पूरा पार्लियामेंट का जो सेशन चला है, मानसून सत्र, उसको इन्होंने देखा है बड़े नज़दीक से, अंदर ये मौजूद थे। तो क्या बातें हो रही थी, किस तरीके से आवाज़ उठाई गई और किन किन मुद्दों को लेकर के क्या कुछ खबरें हैं, उनसे हम जानेंगे। साथ ही हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो बीजेपी कवर करते हैं, रविकांत राय भी मौजूद हैं। और रविकांत जो थे पार्लियामेंट में ये भी मौजूद थे और रविकांत भी लगातार पार्लियामेंट की खबरें पहुँचा रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे से छूट जाती हैं, लेंस वहाँ नहीं कवर कर पाता है। पार्लियामेंट में आप वहाँ पर मौजूद थे, तो ऐसा क्या इस बार देखने को मिला, सुनने को मिला, उसको हम सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। बताइए ज़रा, जो अब तक टीवी पे हमने नहीं देखा है, खबरें नहीं आई हैं, कुछ ऐसा हुआ है इस बार पार्लियामेंट का? देखिए, इस बार का सत्र जो है कई मायनों में बहुत रोचक रहा। ऐसा लगा कि हाँ, पार्लियामेंट में कुछ हैपनिंग है, लेकिन वो हैपनिंग जो है कंस्ट्रक्टिव नहीं थी, डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा थी। ऑपोजिशन जो है वो एक तरीके से रिजिड था कि हम जब तक इनका इस्तीफ़ा नहीं लेंगे तब तक सदन को चलने नहीं देंगे। अब जो पूरा सेंटर एक्टिविटी होती थी वो पार्लियामेंट के गेट के मकर द्वार पे, और आमतौर पर ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं संसद भवन के अंदर बनी कि सत्ता पक्ष के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बीच में एक सीआईएसएफ ने ह्यूमन चेन बनाई कि वो आपस में आकर भिड़ ना जाए। क्योंकि आखिरी दिन तो परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि निशिकांत दुबे झारखंड के मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एनडीए के सांसद इस साइड, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करता। और जब प्रोटेस्ट खत्म होने वाला था, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। राहुल गांधी ये हैं, नरेंद्र मोदी ये हैं, और सीआईएसएफ को लिटरली रोकना पड़ा सांसदों को कि नहीं आप जो है इस तरीके की परिस्थितियां मत क्रिएट कीजिए। तो थोड़ा बुरा भी लगता है कि पार्लियामेंट को आप ऐसा बना दिए हैं कि अगर यहाँ की तस्वीरें बाहर जाती हैं, जहाँ डिबेट होते हैं, कानून बनते हैं, वहाँ सांसद आपस में लड़ रहे थे। लड़ने की वजह क्या थी? लड़ने की वजह थी कि ऑपोजिशन कह रहा था, स्टार्टिंग से कह रहा था कि गृहमंत्री सदन में आए, जवाब दें। सरकार की भी अपनी रणनीति होती है। सरकार ने 3 दिन पहले जब सत्र समाप्त होने वाला था, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को इन्फॉर्म किया कि हम सदन के अंदर जवाब देना चाहते हैं, गृहमंत्री का जवाब चाहिए। गृहमंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पीकर से मुलाकात करके लेटर भी लिख दिया। अब विपक्ष को लगा कि ये इतनी दिनों तक चुप क्यों थे, कर क्या रहे थे? तो कर वो ये रहे थे कि सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ, किस वजह से ये तमाम परिस्थितियाँ बनी, कौन कौन से लोग थे। कुछ नोटोरियस लोग भी थे, कुछ को पंजाब पुलिस ने वहाँ से अरेस्ट भी किया था। अगर उनका जवाब हो जाता तो अपोजिशन को लगा कि नहीं, हम तो इसमें बहुत कुछ पॉलिटिकल गेन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्लॉज लगा दिया कि आप जो है राम मंदिर का भी चर्चा इसके साथ कराइए। यहीं पर बात नहीं बनी और पूरा का पूरा सत्र जो है कंप्लीटली वॉश आउट हो गया। सिर्फ एक बिल पर डिबेट हुई है इस सत्र में, एंटी पेपर लीक बिल पे चर्चा हुई, बिल पास हुआ। उसके अलावा जितने भी बिल पास हुए हैं सब 10 मिनट 15 मिनट में बिल पास कराए गए, वन साइडेड बिल पास। सुमित जी, इस बार का जो सेशन शुरू होने वाला था उससे पहले भी हम सब साथ बैठे थे और हमने बात की थी कि इस बार कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है ये सरकार के लिए भी, मानसून सत्र भी। लेकिन एकदम ये कम्प्लीटली वॉश होता नजर आया है, मतलब धुल गई सारी चीजें, कहाँ गई समझ नहीं आ रहा है। ऑपोजिशन ये कह रहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है, चर्चा करने के लिए तो आए तो हम तैयार हैं। सरकार ये कह रही है कि ऑपोजिशन चर्चा के लिए तैयार नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब
तालमेल तो बनाना पड़ेगा ना, चर्चा तो करना पड़ेगा, आपको प्रश्नकाल भी लेकर के आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कोई भी चीज लेकर के आते हैं, बिना उस पर सवाल पूछे विपक्ष को मौका भी नहीं मिलता है, वो सवाल भी नहीं कर पाता, अपने उठा पाता है, आप किसी चीज को पास कर देते हैं। प्रिया, मैं पिछले करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 26-27 साल से पार्लियामेंट फिजिकली खुद कवर करता रहा हूँ। गैलरी में बैठ के देखता रहा, बाहर खड़े को देखता रहा, एज एन एंकर देखता रहा, एज ए रिपोर्टर उसको एनालाइज करता रहा। पार्लियामेंट में बहस होना, शोर शराबा होना, हाउस एडजर्न होना, वेल में चले आना, ये नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का ही हिस्सा हैं। इसको ये कह देना कि हंगामा हो रहा था और काम नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है। काम हुआ, 12 बिल पास हुए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बिल कहा अभी अपने साथी रविकांत ने, उस पर चर्चा हुई, परीक्षा वाला जो बिल था उस पर, और सबने पार्टिसिपेट किया, हर तरह से पार्टिसिपेट हुआ। सरकार को भी जो इम्पोर्टेंट बिल पास कराने थे वो सरकार ने पास कराए, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ। ये जो नरेशन बनता है कि हंगामा हो रहा है और हंगामे की वजह से कामकाज रुका रहा, मेरे ख्याल से इसकी बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया और टीवी की प्रेजेंस है। हर नेता, हर व्यक्ति अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने अपने इलाके के लोगों के बीच में, कि हम वहाँ पे थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, पर यह बात भी सही है, जितनी बहस जितनी चर्चा होती है, रवि और अमित, हम कितनी याद रखते हैं, हमको कितनी याद है? आप मुझे बताइए किस बिल की बहस की चर्चा आपको याद? आपको कुछ फ्रेजेस, कुछ कोट्स, कुछ बातें, कुछ घटनाएं याद रह जाती हैं जो आपकी स्मृति पटल पे छा जाती हैं। मुझे आपकी सवाल कर रही थी ना अब रवि से, और आप, मुझे लग रहा था कि अब अगला सवाल मुझसे पूछेंगे, तो मेरे दिमाग में उसी वक्त अरुण जेटली जी का बयान कौंध रहा था। अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे, यूपीए की सरकार थी और वो डावाडोल वाली सरकार थी, बगैर सपोर्ट के चल नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा, हंगामा होता था जेपीसी को लेकर, उन्होंने कहा कि ये तो अधिकार है हमारा, हम क्यों नहीं करेंगे डिसरप्शंस, हमारा विपक्ष, हम नहीं करेंगे तो कौन उठाएगा। तो इट्स लाइक दिस कि मैं, आई एम नॉट सेइंग कि डिसरप्शन ज़रूरी है, पर आई एम सेइंग कि अपनी बात पहुंचाने के लिए, कहने के लिए, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ कैमरा, बिकॉज ऑफ कि आपकी बात जा तो रही है, वरना तो जाती ही नहीं। इस बार की संसद में, इस मानसून सत्र 2026 में जो सबसे बड़ा अनयूजुअल रहा, जो मुझे लगा, सत्र शुरू होने के पहले 1 महीने तक माहौल बनाया गया कि डीलिमिटेशन बिल आ रहा है। माहौल बनाया गया कि डीएमके को हमने पटा लिया है, समाजवादी पार्टी एब्सटेन कर जाएगी, टीएमसी के 20 तोड़ लिए हैं, एनसीपी के आधे आ गए हैं, ये सब जुड़ जाएंगे। कहाँ है? आज हम लोग सत्र खत्म होने के बाद 14 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 20 जुलाई को सत्र शुरू हुआ था, करीब करीब 25 दिन निकल गए। क्या हुआ? सरकार के जो इंपॉर्टेंट बिल्स आने थे वो सरकार नहीं ला पाई, सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। FCRA, विदेशी चंदे का बिल, सरकार का इतना एस्पायरिंग बिल, वो जो कि गृह मंत्री को पेश करना था, वो उसके लिए गृह राज्य मंत्री आया और अंत में वो जेपीसी को भेजना पड़ा। हालांकि कांग्रेस इस बात पे अड़ गई थी कि इसको विड्रॉ करना चाहिए, कांग्रेस ने भी अपने कदम उस पर पीछे खींचे, उसको खींचने पड़े, क्योंकि बाकी लोग सपोर्ट में नहीं आए कांग्रेस के साथ। पहली बार ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा इन 12 सालों में, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कुर्सी संभाली है, कि सरकार, 2 चीज़ें पहली बार हुई कि विपक्ष ने सरकार का जो कोर एजेंडा था, जो खासकर डीलिमिटेशन बिल की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो सरकार नहीं कर पाई। और ये कहानियाँ डीलिमिटेशन की 1 महीने पहले से चलनी शुरू हो गई थी। पूरा आप याद करिए, जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ और जैसे ही टीएमसी टूटी, 5 मई 10 मई के बाद से लेके और 20 जुलाई तक की आप घटना याद करिए, उस 40-50 दिन में डीलिमिटेशन आ रहा है, ये कहानी बनी थी, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। दूसरी चीज़ हुई जो अनयूजुअल है इस सरकार के कार्यकाल में, वो ये कि किसी मंत्री का इस्तीफा बीच संसद सत्र में हुआ। पहली बात तो इस्तीफा हुआ ही नहीं, ये भी अपने आप में अनयूजुअल है, लेकिन संसद सत्र के दौरान आपको त्यागपत्र लेना पड़ा, ये अनयूजुअल घटना है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि छात्र, स्टूडेंट्स, चाहे किसको क्रेडिट दे दीजिए, कॉकरोच नाम दे दीजिए उसको, जो चाहे नाम दे दीजिए, पर वो जो प्रेशर क्रिएट हुआ 20 जुलाई की घटना का, अगर सोनम वांगचुक को नहीं उठाया होता, दिल्ली पुलिस की लाठियां नहीं चली होती, दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में, जनरल डायरी में एंट्री नहीं हुई होती कि पैलेट गन चली हैं, तो क्या गृह मंत्री जवाब नहीं देते? गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी आखिरी दिन कि मैं सदन में बोलना चाहता हूं। मैंने 30 साल से कवर कर रहा हूं, जिस भी मंत्री की इच्छा होगी वो सदन में जाके खड़ा होता है, स्पीकर को बोलता है 5 मिनट पहले कि मुझे कोई बयान देना, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। स्पीकर मना नहीं करता है, और खासकर वो मंत्री जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हायरकी में रहते हैं, वो चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं कहती, खड़े हो जाते हैं हाउस में आके कि भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो छात्रों को आंदोलन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये मेरा व्यू पॉइंट है। सरकार बोलना भी चाह रही थी कि नहीं बोलना चाह रही थी? एक दिन से सोचा था कि सरकार स्टेटमेंट नहीं देगी,
ये तय था। नहीं, statement ना दे। नहीं, ये जो अपनी बयान बात देने वाली करे। बात है, नहीं बयान वही तो बीजेपी शुरू से कर रही थी कि भाई आप चर्चा करिए, इस पे चर्चा चाहिए। बीजेपी ने ये कहना शुरू किया 10 अगस्त की घटना के बाद, जब चर्चा रांची होनी में चाहिए। लाठियां चल नहीं, गई, लेकिन इससे मतलब पहले बीजेपी भी- फेस ही नहीं कर रही थी। नहीं, इससे पहले भी जब बार बार किरण रिजिजू इस बात को लेकर कहते थे कि भाई हम चर्चा कराएंगे, लेकिन चर्चा करने के लिए तैयार है, स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि ये ऐसा मसला नहीं है कि जिसको कि हम अपनी तरफ से स्टेटमेंट किस पे होता है, जब कोई बड़ी घटना होती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि फलाना दिन ऐसी ऐसी घटना हुई थी और इस घटना में ये सब चीजें हुई, इतने लोग मरे या फिर जो भी घटना हो। संसद की Statement- तरफ भीड़ हाँ। बढ़ रही थी, पुलिस गोलियां चला वो रही सारी थी। चीजें, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं, ये पूरा फिर नहीं तो ये घटना ही तो थी ना। सरकार चाह रही थी कि ये चर्चा important करें। घटना नहीं थी हमें। एकदम इंपॉर्टेंट थी कि सरकार चाहती है इस पे चर्चा। दूसरी चीज, चर्चा चाह रही थी 10 अगस्त के बाद, नहीं, उसके बाद तो चर्चा भी नहीं चाह सरकार ने रही थी। ये भी वही तो बोल रहे हैं, अमित जब- शाह अगर जी की आपको जो याद चिट्ठी है वो होगा- 12 अगस्त की है। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ 12 अगस्त की, लेकिन आपको याद होगा कि जब उस पर कानून आया, जो पेपर लीक वाले जो कानून को लेकर जब चर्चा हुई, उस पूरी चर्चा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उस चर्चा में विपक्ष की तरफ से किसी ने कानून पर चर्चा नहीं की, सबने लाठीचार्ज पे चर्चा की। चर्चा किस बिल्कुल बात ठीक पे बात थी उस कि दिन, कानून पे, हाँ, उस हमने कानून ये पे डिस्कस किसी ने किया कोई था। चर्चा नहीं की, सरकार बिल की तरफ पे से नहीं कोई बोला। बिल पे बात हुई, तो सरकार का ये कहना था कि भाई आप इस पे अलग से चर्चा कीजिए ना, इस पे चर्चा अलग से पर होनी अमित, चाहिए। आई एम सॉरी आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, ये जो बिल जिसको संशोधित किया गया परीक्षा वाला, ये यही सरकार 2 साल पहले लेके आई थी, लाई हाँ, थी ना, ठीक है, उसमें 24 में लाई थी, संशोधन उसी में संशोधन किया, हाँ। थोड़ा और स्ट्रिंजेंट कर दिया कि अब सजा का प्रावधान बड़ा होगा, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएंगे, इतना ही अंतर हुआ ना। हाँ, इतना ही अंतर हुआ। परीक्षा लीक ना हो, इस पे क्या किया इस बिल में? नहीं, इस बिल में ऐसा क्या किया प्रावधान कि ये था नहीं, उसके लिए जो स्टेप्स उठाए गए नहीं, थे, एनटीए के चीफ को क्यों नहीं बदला नहीं, गया मैं क्या जो बोल ये रहा हूँ एग्जाम कि कराती उसको है? लेकर जो हाई पावर कमेटी बनाई गई, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, उसी के लिए की गई है ना, कि ताकि उसी उसको बेहतर कमेटी, किया जाए। एक कमेटी 24 में बनी थी, जिसकी रिपोर्ट आई थी, जिसकी रिपोर्ट जिसकी क्या- रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाया हमने अभी यही तक। चर्चा की थी कि हाँ, last time पनिशमेंट debate में आपने चर्चा बढ़ा कर दिया चुके था, हैं, हमने लेकिन रखा पूरे था। सेशन के दौरान सरकार देखिए, इस बात को लेकर उनको ही पता था कि जिस दिन भी चर्चा होगी, जब भी चर्चा होगी, तो चर्चा को आप पोस्टपोल बदलते रहे शुरू से। भाई शुरू में आपने कहा कि इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा हो गया, भाई तभी चर्चा होगी, इस्तीफा हो गया, इसका फिर अमित शाह जवाब दे। ये चंदा चोरी शुरू में नहीं था, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तब चंदा चोरी उनकी प्रमुखता में आई, और इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भीतर। इस बात को लेकर थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, कांग्रेस के लोग को लगता है कि चंदा चोरी हमारा एजेंडा नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, लेकिन विपक्ष के नाते हम इसको लेकर चलेंगे। ज़्यादा जरूरत, भाई राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे थे कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, पैलेट गन का आदेश क्या दिया। ये बात आपको सदन में पूछना चाहिए था ना, अगर ये चर्चा हो जाती, अगर आप कन्विंस कर लेते, भाई आखिरी दिन ही सही, आखिरी दिन ही चर्चा हो जाती, तो इस पर आपको जवाब मिलता और आप सदन के भीतर घेरते। लेकिन भाई सोशल मीडिया के ज़माने में आपने जो कहा, सोशल मीडिया में वो भी तो भाषण चलता। भाई लेकिन राहुल गांधी अलग से आते हैं ना, अलग से उन्होंने पूरा नहीं, देखिए, पहले भाषण तैयार हमेशा किया आता था। है इस इधर चीज़ नहीं, पार्लियामेंट वाइंड अप हुआ, उसके बाद राहुल ये गांधी सत्र जो था, की प्रेस इसमें कॉन्फ्रेंस। कोई डाउट नहीं है कि इस सत्र में जो नैरेटिव था वो ऑपोजिशन ने सेट किया, और सत्र समाप्त कौन सा होने से नैरेटिव? पहले वो उन्होंने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान सरकार भाग रही है, सरकार का इस्तीफा होना चाहिए, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है, सरकार ने क्या किया, तमाम मुद्दे बनाए। सरकार उनकी बात को मानी, धर्मेंद्र प्रधान का जैसा सर ने बताया इस्तीफा हुआ, बिल को लेकर आए, उसके बाद चर्चा के लिए तैयार नहीं थे, चर्चा की भी बातें हुई, एनटीए में रिवैम्प किया, हाई पावर कमेटी बनाई, युवाओं से बातचीत करने लगे, कई राज्यों में इंस्ट्रक्शन भी गए कि युवाओं को ध्यान में रख के आप जो है योजनाएं बनाइए, उन तक पहुंचिए। युवा नहीं, जेन जी जैन जी इज द न्यू वर्ड। सरकार तक पूरी जनता को लेकर यूपी ने पूरी पॉलिसी बना दी भाई, पॉलिसी जेन जी बनाई। को लेकर। तो स्टार्टिंग में जो ऑपोजिशन अपना नैरेटिव सेट करना चाहता था, इस सत्र में पहली बार वो कामयाब रहा उसकी रणनीति। लेकिन आखिर के 3-4 दिन सरकार ये बताने में कामयाब रही या बताने का प्रयास कर रही थी कि देखिए हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये क्लॉज लगा रहे हैं, अब देश की जनता तय करे। क्योंकि जनरली गृह मंत्री को कभी हमने बाइट देते हुए नहीं देखा, नहीं, वो वो तो भी बोलते सदन हैं में। कि हर एक सवाल का लेकिन जवाब उन्होंने कोई भी कहा होगा, अगर कि बाहर कोई उनसे पूछ ले। मैं जो है ये सारी बातें युवाओं के लिए कर रहा हूँ, हमें युवाओं को एड्रेस करना है। देखिए एफसीआरए बिल की बात आप की थी, देखिए सरकार चाहती थी और अमित शाह भी चाहते थे कि बिल पास हो, लेकिन ये भी जरूरी है कि सरकार देखिए अगर चाह लेती तो बिल पास करा लेती। हाँ। लेकिन क्यों नहीं कराई, ये भी देखिए सरकार नहीं चाहती। सरकार को लग रहा है कि इस दौरान आपने मिजोरम के लोगों से बात की, ठीक है, यहाँ पर भी पार्लियामेंट सेशन के दौरान भी कैथोलिक और 2 अलग-अलग गुट से बात की। सरकार भाई उसमें दिक्कत क्या है, एक ही क्लॉज को लेकर दिक्कत है ना। अपोजिशन के लोग भी जो जैसे डीएमके और दूसरी पार्टी भी उसको बोल रहे थे कि जेपीसी भेजो, कांग्रेस टीएमसी एकदम अड़ी हुई थी कि इसको विड्रॉ करना है।
तो उस बिल में एक ही चीज को लेकर सबको परेशानी है कि भाई ठीक है कुछ गड़बड़ियां होती, लेकिन कुछ गड़बड़ियों के चक्कर में ऐसा ना हो कि सारे जो अच्छे काम करने वाले फंस जाए। सरकार कंसीडर की उसको कि ठीक है भाई जेपीसी जाइए, जेपीसी अच्छी कोई जगह नहीं होती जहां पे सारे लोग जुड़ेंगे, उस पर बातचीत होगी। सरकार अगर चाहती तो बुलडोज करके जैसे शोर शराबा में पास होती तो कर लेती, लेकिन सरकार ने सबको ऑनबोर्ड करने की कोशिश की कि भैया आ जाइए एक बार हम बहुत चर्चा कर अच्छी, लेते हैं, ये और इसीलिए जेपीसी में डाला गया यही उसको। तो इंक्लूसिवनेस की बात चल रही है कि आप सबको साथ लेके चलिए, आप अपनी मर्जी से बिल मत लाइए। जेडी वेंस का फोन आया उपराष्ट्रपति का अमेरिका का, और उसमें भी ये एफसीआरए बिल पर बात हुई, विपक्ष कह रहा है, और उसके प्रेशर में आप एफसीआरए बिल्कुल नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि कैथोलिक चर्च की जो डोनेशंस आते हैं उन चर्चेस के लिए, उस पर रोक लग जाती। कौन है अमेरिका यहाँ पे ईसाइयों का हमदर्द? अपने देश में कितने ईसाई होंगे? आई एम जस्ट सेइंग, डीएमके को आपको साथ लाना था। तमिलनाडु में जहाँ पर आपको इनरोड्स बनाने हैं वहाँ पे ईसाइयों की जनसंख्या अच्छी खासी है, इसके बहुत पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस भी हैं, इसीलिए आप नहीं ला पाए। अगर आप बुलडोज करके ले आते ना अमित, तो अभी आपकी सरकार 240 वाली है, ये सरकार 303 वाली नहीं है। और ये स्थिति सारे लोग साथ में थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था तो ले आते ना भाई। नहीं देखिए, इसमें यूएस से ज्यादा देखिए इसमें मालूम है कांग्रेस, ये कांग्रेस का ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले जो साल भर और 2 साल का जो रिकॉर्ड आ रहा है उसमें जो फंड आ रहे हैं फॉरेन फंड, उसमें से 90%, 80-90% जो फंड है वो मुस्लिम कंट्रीज का और उनके लोग को जा रहा है। तो यही तो बीजेपी की दिक्कत है कि बीजेपी को मुस्लिम कंट्रीज और क्रिश्चियन कंट्री से डोनेशन नहीं मिलता, आरएसएस को डोनेशन मिलता है वो हिंदुओं से मिलता है केवल। और कितने हिंदू हैं हिंदुस्तान दुनिया भर में? अपोजिशन तैयार भी इसलिए हो गई ना भाई, उनको अगर समर्थन नहीं मिला, ये बड़ी बात है ना कि कांग्रेस को समर्थन नहीं मिला उसमें। कांग्रेस जो चाह रही थी कि सब लोग मिलकर विड्रॉ करो, अपोजिशन समर्थन नहीं मिला, क्योंकि बाकी लोग भी समझ रहे थे कि ये जो बिल के बाकी जो प्रावधान समझाए गए, जो किरण रिजिजू और दूसरे लोगों ने समझाया जब बीएससी की बैठक में, कि भाई हम क्यों आपकी बात माने और इसको आप सपोर्ट कर दीजिए। ये तो फैक्ट है कि ये बिल कांग्रेस लेकर आई। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार यूपी में पहली बार एफसीआरए का बिल आया, और 13 में इन्होंने अमेंड किया, फिर उसके बाद 16 में बीजेपी ने अमेंड किया, फिर 20 में अमेंड किया, और अब 26 में अमेंड करने वाला। 5 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। और उसमें एक प्रावधान जिस चीज को लेकर सबसे नाराजगी कि भाई अगर आपको कैंसिल होता है तो सारी प्रॉपर्टी आपके पास आएगी पुरानी। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होना चाहिए, दिक्कत वही है उसमें। हाँ, तो उसमें सरकार बोल रही है कि उसमें भाई हम जिस दिन आप सही कर लोगे, दुरुस्त कर लोगे, फिर वापस ले लेंगे, वापस जाएगी। ये भी ऑप्शन है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम एक बार चली गई तो परमानेंटली खत्म हो जाएगी। मैं देखो, मैं सरकार का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, सरकार और रिजिजू साहब और बेगवाल साहब समझाएं बिल के बारे में क्या है, पर मैं सिर्फ इसकी पॉलिटिकल कहानी ढूंढ रहा हूँ। पॉलिटिकल कहानी ये है कि सरकार जिसके पास नंबर हैं दोनों हाउस में, उन्होंने कई बिल पास कराए, ये भी करा लेते, नहीं कराया गया तो क्यों नहीं कराया गया, उसकी तह में जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, उसमें एक एंगल सेनेटर का, ये जेडी वेंस वाली बात ये लोग कह रहे हैं, एक सेनेटर ने सिर्फ बोला है, लेकिन जेडी वेंस की तरफ से कुछ भी नहीं है। और सेनेटर का जो स्टेटमेंट है वो बहुत उतना उससे जरूरी साथ में ये भी था जो कहा जा रहा था कि डिलिमिटेशन बिल में डीएमके, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ डीएमके का है, बाकी किसी को नहीं वो साधने की कोशिश है। और इसलिए देखिएगा, मुझे जो सेंस है सरकार का कि इस शोर शराबा में उसको पास नहीं करना था, हो सकता है कि इस महीने में, अगले महीने में एक बार स्पेशल सेशन या फिर कोई चीजें हो जाएगी। प्रोरोग तो अभी तक किया नहीं गया है, हाउस को कर दिया गया है। कर दिया क्या? सैनिटाइज हुआ है तो वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित अंग्रेजी क्या होता है? अनिश्चित, जब गाना बज गया, वंदे मातरम बज गया तो सैनिटाइज हो गया। लेकिन अगर नहीं खत्म होता बुला सकते हैं तो आप वंदे मातरम नहीं होता ना। अमित शाह से सरकार ही कह रही है कि हम लोग इस बिल को कोशिश करेंगे लाने की, और लाएंगे हम लोग, तो ये ऑप्शन खुला हुआ उनके पास। बिल्कुल, सरकार का नंबर है, सरकार नंबर है, तो सबसे चलेगी। ये जो डिलिमिटेशन वाला के साथ जोड़ के मैं डीएमके को देख रहा हूँ, ना कि यूएस के साथ देख रहा हूँ। उनके लिए ज्यादा जरूरी है ये डीएमके को साथ देकर अगर बिल पास कराना है तो, क्योंकि डीएमके को आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि डीएमके का ही डिमांड था कि उसको जेपीसी दीजिए। डीएमके ने कभी भी नहीं कहा था विड्रॉ करो उस बिल को। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई इस, आप क्योंकि अब सत्र की बात कर रहे हैं, 12 तारीख को जब होम मिनिस्टर साहब ने बाइट दी एजेंसीज को, 2 माइक है वहाँ, पीटीआई और एएनआई, रोज़ वो मकर द्वार के गेट से आते जाते हैं, और रोज़ फोटो आती थी, ताकि किरण रिजिजू साहब बोले कि आते हैं रोज़, बैठते हैं अंदर, रोज़ आते हैं, रोज़ बैठते हैं। उस दिन वो अलग गेट से गए, मुझे गेट का नाम नहीं पता, यू विल करेक्ट। आने वाले सुबह पे अक्सर शार्दुल से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुबह प्रोटेस्ट होता है ना, मकर पे प्रोटेस्ट होता है, तो अक्सर सुबह की जो शुरुआत होती है वो हमेशा शार्दुल द्वारा आते हैं। क्योंकि नहीं, इस बार तो मकर से ही आए गए हैं। नहीं, आना का आपको शॉट मिलेगा, किसी दिन जगह है, तो आमतौर पे नहीं गए हैं वो अक्सर शार्दुल। इस बार जब जो बाइट हुई है, जो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप लोग पार्लियामेंट जाते हो, मैं नहीं गया, वो शार्दुल की है। शार्दुल की है ना, 2 ही कैमरे थे, आप लोग कहाँ थे?
हम लोग आप मकर लोग रिपोर्टर क्यों नहीं थे वहाँ? नहीं वहाँ पे नहीं था, allow सिर्फ नहीं होता है। एजेंसी को बुलाया नहीं गया। सिर्फ मकर पे होते हैं सारे वही तो बोल रहा हूँ कि PTI वहाँ ANI पर वहाँ allow जब है बस। PTI ANI को क्या मीडिया के लिए हाँ, डेजिग्नेटेड बुलाया गेट मकर द्वार मकर है। द्वार है। वहीं पे सब रहता है, PTI ANI टाइम्स नाउ सब वहीं रहता है। बुलाया गया था उस उनको। दिन 2 एजेंसीज के पास माइक थे, उसके जो बाइट बुलाया में दिख गया, रहा हाँ, है, उनको बुलाया गया था। उसके पीछे की सर एक मुझे वजह कुछ है। कहने की जरूरत ही नहीं आपको है। बुलाया अमित गया को नहीं बुलाया गया, रविकांत को नहीं बुलाया मैं गया, बता रहा हूँ सुशील सर को नहीं वो बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया, उसके पीछे की एक वजह जो है याद आती है। एक बार प्रोटेस्ट हो रहा था, जनरली राजनाथ सिंह बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, और प्रोटेस्ट हो रहा था, तो प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सकरा सा रास्ता जो है सीआईएसएफ अपने जवान खड़े करते हैं कि उसमें रूलिंग पार्टी के मंत्री चले जाएं। तो क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ पार्लियामेंट में सवाल खड़ा हुआ था। राजनाथ जी गाड़ी से उतरे और राहुल गांधी एक प्ले कार्ड लेकर ज़बरदस्ती उनके पास आ गया और उन्होंने बोला ये देखिए आप झूठ बोल रहे हैं, और वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया उनको। तो जो बड़े नेता हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि मान लीजिए प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई सांसद ही आकर उनका रास्ता रोक दिया तो बड़ी सिचुएशन उनके लिए ऑकवर्ड हो जाएगी। तो जब प्रोटेस्ट होता है तो उस दौरान वो उस दरवाजे को अवॉइड करते हैं, दूसरे दरवाजे से। खड़गे जी भी आते हैं उधर से, सोनिया गांधी भी आती है। लेकिन और कोई वहाँ था मैं नहीं। कह रहा हूँ कि माइक हाँ वो बुलाया तो गया है। डेजिग्नेटेड हाँ, मीडिया बाइट की दी है। प्लेस मकर द्वार है। बाइट मकर दी द्वार है, पे पोस्ट किया 50 गया है। बाइटें होती हैं रोज की हर नहीं की। तो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था ना। वहाँ नहीं तो अगर आपको शार्दुल गेट पे बाइट देनी थी तो आप सबको बुलाते ना। आई एम जस्ट भाई PTI ANI को क्यों बुलाया गया, टाइम्स नाउ को क्यों नहीं बुलाया गया, कई लोग एजेंसी को बाइट देते है हैं ना, और ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं बुलाया गया? सिर्फ 2 ही थे। और उनके सवाल सुनिए आप, रॉ फीड में दोनों रिपोर्टर के सवाल सुन लीजिए आप। आई एम जस्ट सेइंग दिस। हाँ नहीं, उनको अपनी बात रखनी थी तो उन्होंने अपनी बात रखी भाई। उनको You answered it. उनको अपनी बात मुझे कुछ रखनी कहने थी। की जरूरत ही नहीं है। उनको अपनी बात रखनी थी। लेकिन अब ये जो नोकझोंक होता है, इस बार क्या हुआ, वो मुकेश दलाल बाइट दे रहे थे भाई, बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था कि उसमें प्रियंका- झारखंड पे क्यों नहीं हो रहा, झारखंड पे जवाब नहीं दे रहे, राहुल गांधी जवाब नहीं दे रहे। तो प्रियंका गांधी आई आके बोलती है कि राहुल गांधी ने उन पर बयान दिया है। तो जैसे मुकेश दलाल ने बोला तो बयान तो दिया है, वहां गए क्यों नहीं? झारखंड जाना चाहिए था उनको। जैसे बोले तो इसका फट से ना प्रियंका गांधी पीछे मुड़ गई। तो ये इस तरह के नोकझोंक होते हैं, और बड़े नेता की अक्सर ये होता है, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट कर पर रहे राहुल हैं। गांधी और प्रियंका गांधी जंतर मंतर भी नहीं गए थे। नहीं वहाँ नहीं गए थे, गए थे क्या? नहीं गए थे। तो ये मुकेश बात दलाल को पता नहीं था शायद। नहीं मुकेश दलाल को पता नहीं था। मुकेश दलाल को अगर ये तो प्रियंका बोल सकती थी ना, वो वापस क्यों चली गई, ये भी तो था। यही बात आप जो बोल रहे हैं वो प्रियंका बोल देती कि भाई हम तो वहाँ भी नहीं गए थे, यहाँ भी नहीं गए, हम प्रियंका समर्थन अमित दे के रहे लिए काम कर रही है। हैं। नहीं प्रियंका अपने तरफ से काम तो करेगी। फिर उसको क्यों बता रही है भाई, तब उसको क्यों तो बता मुकेश रही जो है? उसको नहीं, बोलना वो था भी वो अपना चली गई। प्रोटेस्ट नहीं, कर रहे हैं, गई ये भी नहीं, अपनी बात सर, रख रहे हैं। गई नहीं, वो जाके खड़ी थी। हाँ, और उसको इतना बोलना उसके होता बाद- था। उसके बाद चली जब गई। ये बोले तो फिर वापस चली गई। मेरे कहने मतलब अगर आपको बोलना ही था मैसेज तो फिर खड़े होते, ये भी बता देते कि देखिए आप वहां भी नहीं गए तो यहाँ भी नहीं, इसलिए आप अपनी बात करिए, इनकी बात मत करिए राहुल वही तो। गांधी की। लेकिन भाई प्रियंका गांधी जंतर नहीं मंतर पे तो कोई बीजेपी का नेता भी नहीं गया। तो रांची में बाबूलाल मरांडी गए, बाबूलाल मरांडी वहां गए, यहाँ कहाँ गए? हाँ, तो भाई यहाँ के अपोजिशन के नेता यहाँ गए थे ना, यहाँ के अब सारे अपोजिशन नेता जंतर मंतर इंडी गए। गठबंधन के वहाँ कुछ कोई लोग गए अपोजिशन थे। नेता वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो ये तो पॉलिटिकल चीजें हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो तो ये क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी वहाँ नहीं गए? अपोजिशन केवल वहाँ पे अपोजिशन के नेता को जाना चाहिए ना। नहीं, नहीं, तो फिर राहुल गांधी वहाँ नहीं गए। मेरा कहने का भाई प्रियंका राहुल गांधी को और ये सरकार नहीं में बोलना क्यों जाएंगे? जैसे बीजेपी यहाँ सरकार नहीं में तो नहीं गई प्रियंका ना। गांधी को नहीं बोलना था ना। नहीं गई प्रियंका ना। गांधी को बोलना क्यों था ये चीज को? अगर राहुल बोलोगे गांधी तो तो सुनोगे ना प्रयागराज दूसरे से। में थे ना, देखिए, छात्रों के आप कुछ कन्वर्सेशन कार्यक्रम करेंगे कर आपस रहे में थे तो वो। बात सुनेंगे। अगर आप बोलेंगे टोकेंगे तो सुनना काम पड़ेगा। वो भी वही कर रहे नहीं थे, बोलना लेकिन चाहिए था अलग अलग जगह पे थे। राहुल गांधी प्रयागराज में थे तब, झारखंड में नहीं थे। वहाँ सरकार में हो तो नहीं गए, यहाँ पे सरकार विरोध में यहाँ चले जिसकी गए। हाँ जिसकी सरकार के जो खिलाफ अगर विरोध हो को रहा ही है जाना है तो विरोध का आदमी वहाँ जाना नहीं था। जाते, बात खत्म ऐसे हो तो गई। avoid करते ये हैं, डिबेट बड़ा ही गलत था general सा बीजेपी का है। कि भाई हाँ। राहुल गांधी वहाँ नहीं गए। गलत यहाँ नहीं था। प्रोटेस्ट हो रहा था तो गलत बीजेपी नहीं का था, वो कोई बोलने लीडर आई तो थी तो यहाँ इसलिए नहीं उनको आया। सुना दिया। नहीं मैं मुकेश की बात नहीं कर हाँ, रहा। मैं तो इन जनरल बीजेपी जो कह रही जनरल बात अलग हो थी गई। कि राहुल गांधी वहाँ क्यों नहीं मैं गए, आपको निशिकांत जी रोज मुकेश की बाइट दे कहानी रहे सुना थे, रहा था। मैं आपको एक जैसे incident गिरिराज सुना सिंह रोज रहा था। बाइट दे रहे थे, तो मैं उन पे बोल रहा नहीं हूँ। सुमित जी, मैं एक इंसिडेंट सुना रहा था कि सदन के बाहर जो पक्ष विपक्ष में क्या होता है वो एक इंसिडेंट सुना रहे थे, तो वो बातचीत हुई। वो भी रोज वहाँ बाइट गए नहीं, बाइट वहाँ लेके तो पोस्ट दे कमेटी रहे बन गई थे। भाई, वो तो 4 बहुत मंत्री रोज एक्टिव बात थे। कर हाँ। रहे थे। यहाँ मंत्री 20 तारीख को मिले। हाँ, 1 महीने के ये बाद। सब कुछ होने के बाद वो तो रोज बाइट भी दे रहे थे, रोज इस चीज़ पे चर्चा कर रहे थे। मेरे ख्याल से इस पे हमें एक बार फिर से वापस लौट के आना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा मॉनसून सत्र तो ख़त्म हो गया और जितना काम होना था पार्लियामेंट में हो गया है। अब ये कहा जा रहा है, अभिजीत दीपके का नाम मैं फिर यहाँ पर लूँगी, कॉकरोच जनता पार्टी पार्ट 2 होने वाला है जंतर मंतर का, या फिर अलग अलग देख रहे हैं। अभी कल मैं देख रही थी एक ऐसी, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, रील हमारे पास भी आती रहती है। पटना में ये लोग फिर से छात्रों को इकट्ठा कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। अब किसी चीज़ क्या मतलब, ये पेपर लीक इंसान जगह जगह होने लग गया। जंतर मंतर पार्ट 2 की पटना में हो रहा है। देखिए, दिल्ली होने के बाद झारखंड में हुआ, झारखंड होने के बाद अब ये पटना में भी छात्रों को इस तरीके से फिर बुला रहे हैं। वो वाला प्रोटेस्ट नहीं कि दिल्ली वाले के समर्थन में, अलग से। दीपके झारखंड में नहीं बुलाया, दीपके जो बुला रहे हैं वो यहाँ के बाद सीधा पटना बुला रहे हैं।
दीपिका हाँ, वो इसलिए वही मैं वो- कह रही वो हूँ। उनका सिलेक्शन और बड़े देखिए ना, मतलब वो बड़े selection लेवल पे देखिए। तैयारी है एकदम। यहाँ तो ऐसे ही एक टेंट लगा हुआ था, कल मैं विजुअल देख रही थी, कुछ ऐसे ही आया मेरे सामने। मान लीजिए ये जितना हमारा न्यूज़ रूम इतना बड़ा है, पूरा टेंट लगा हुआ है लाइन से, एक साइड को दूसरी साइड से। वो जगह कौन सी थी, गांधी मैदान था, कौन सा था, नहीं, ये इतना दीपिका तो नहीं दीपिका आइडेंटिफाई कर पाई मैं। अभी तो दीपिका यहाँ पर प्लान कर रहे हैं उन लोग कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो प्लानिंग मतलब वो चल रही है लंबा उनकी। चलने वाला है, उस तरीके से पूरा टेंट लगा हुआ है, बकायदा छोटे 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 देखिए टेंट क्या लगे हुए हैं। ऑपोजिशन के मुंह में हल्का सा खून लगा है इसी छात्रों के माध्यम से, जेनजी जिसको सर बोल रहे हैं। तो वो क्या है कि उनको लगता है कि हमारे प्रेशर की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और ये प्रेशर को कंटिन्यू करना चाहते तो हैं। ये हुआ नहीं है क्या? देखिए क्या अभी प्रोटेस्ट अभी नहीं वो तो सही है, लेकिन अभी प्रोटेस्ट फ्यूचर जो प्लान हो रहा है इसीलिए हो रहा ये है कि कोई 19 अपनी ताकत तारीख लगी को ना। एक और प्लानिंग कर रहे हैं। एक और प्लानिंग कर रहे हैं, सरकारी दिल्ली में स्कूल ठीक उसमें करो। तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और ये सब जो है दिल्ली में एक और प्लानिंग चल रही है। सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि कुछ ये कर रहे हैं। तो जो बड़े नेता हैं उनका ये कहना है सरकार का कि कभी कभी ना ये भ्रम हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से या किसी और की वजह से प्रेशर में आकर सरकार ने इस्तीफा लिया। सरकार ने बच्चों की वजह से लिया, बच्चों की जेन्युइन डिमांड थी, एजुकेशन सिस्टम में खामियां थी, उसको सुधारना था। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लिए। लेकिन अब वो नेक्स्ट किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? अब भाई नेक्स्ट जिसका इस्तीफा मांग रहे हैं आप भी जानते हो, अब तो ये तो पॉलिटिकल हो रहा है ना। तो वो सरकार जो है इस बात को समझ रही है कि आप पार्ट 2 करना चाहते हैं तो उनकी भी अपनी रणनीति, आप पार्ट 2 करो, देखो। अगली इस्तीफे- इंटरेस्टिंग ये होगा कि आप किधर जा रहे हैं। कुछ तो ये भी बता रहे हैं कि दीपिका और स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट्स का ना एक बड़ा आंदोलन आपको उत्तर प्रदेश में सितंबर अक्टूबर मिलेगा, चुनाव से ठीक हाँ, पहले। वो तो चुनाव होगा। से ठीक पहले या तो सपा के समर्थक वाले हो, लेकिन स्टूडेंट का एक बड़ा मूवमेंट होगा। और दीपिका अब अगला स्टेट कौन सा चुनते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए राजस्थान दीपिका ने झारखंड नहीं चुना था, बिहार चुनेंगे, मध्य प्रदेश चुनेंगे, सब बीजेपी स्टेट। तो ऐसा चुनेंगे तो क्रेडिबिलिटी उनकी खराब होगी, भी उनकी इनका खराब होगी। शुरू करने जा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को ठीक करना होगा और इस तरीके से तो वो तो कहीं भी चीजें- स्टेट में जा सकते हैं। अगर आप बार बार बीजेपी स्टेट चुनेंगे तो इससे एक चीज हो जाएगा कि दीपिका का ही क्रेडिबिलिटी खराब होगा। देखिए अगर दीपिका को जो समर्थन मिला है, अगर उसको क्रेडिबल बनना है तो उनको ऐसे राज्य भी चुनने पड़ेंगे जो कि विपक्ष के हैं। पंजाब भी एक बार चले जाए तो उन पर सबसे ज्यादा सवाल क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी का। उनकी क्रेडिबिलिटी का ठीक करनी थी तो उनको 2 दिन का प्रदर्शन वहां कर देना चाहिए था, या झारखंड में जाना चाहिए। झारखंड में की तबियत खराब और ये वो करके, लेकिन नहीं गए। देखिए झारखंड जाते तो मुझे लगता है दीपिका ने एक नई राह दिखाई है और स्टूडेंट्स को एक अच्छी पर चीजें मिल रही है। ये अगर भी तो उसको बोला है non कि मैं नहीं political चाहता बना कि लेंगे- ये जो इनका प्रोटेस्ट है वो अलग डायरेक्शन में चला जाए, नहीं, मतलब ऐसे कैसे पॉलिटिकली। होगा? क्यों गलत डायरेक्शन में चले जाएगा भाई? आप हर चीज तय कर लेंगे कि आप पिक एंड चूज थोड़ी कर लेंगे कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। आप हर स्टूडेंट पे आप एक छात्रों के लिए एक आइडियल बन के आए हैं। सबके लिए लग रहा है कि दीपिका मेरे लिए एक सबसे बड़ा वो एक रास्ता दिखाया जिसके पीछे जाना है। जेनजी से लेके हर स्टूडेंट को लग रहा है। तो दीपिका को हर उस छात्र आंदोलन में जुड़ना चाहिए, मुझे लगता है। जहाँ पे और चीज बड़ी बात हो रही है। इंटरेस्टिंग हुई थी, मैं नाम भूल रही हूँ, बार काउंसिल को लेकर के जो था स्टूडेंट्स की इस बार अप्लाई नहीं हैदराबाद कर वाली, पाएंगे। हाँ हाँ मनन मिश्रा पे जो एलिगेशन हाँ हाँ हाँ। और उसी वक्त मतलब आना भी शुरू हो गया था इन लोगों का रिएक्शन भी कि ये जो फरमान सुनाया गया है ये देखना तुरंत पलटेगा, और हुआ भी यही। पहले ये बोल दिया गया हाँ, जो कि गलत है नहीं, उस पे तो मतलब फिर भी ये होने के बाद भी डराने की कोशिश छात्रों को की गई कि आपका भविष्य खराब कर देंगे। यही था और क्या था। आप आगे कंसिडर नहीं करेंगे, वो लोग लॉ की पढ़ाई करने के बाद आगे फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बन नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से भविष्य खराब करने की सुप्रीम धमकी कोर्ट थी, ने कोशिश ही भी थी। अभी जस्टिस ने भी ठोका उसको। भाई देखिए वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। ये तो मतलब अति है वो सब चीज़ें। आप ऐसे थोड़ी किसी को डरा देंगे। भाई स्टूडेंट तय कर रहे हैं उनको किससे मिलना, किससे नहीं बुलाना, किसको बड़ा बुलाना है। इंटरेस्टिंग चीज़ है। मनन मिश्रा जी के बारे में बताऊँ, जहाँ तक मुझे याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मनन मिश्रा कांग्रेसी परिवार से आते हैं। हाँ मनन मिश्रा 2008 में, 9 में या 10 में एक बार बिहार में चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पे, विधानसभा का चुनाव हार गए थे। उन्होंने उसके बाद 12 में साइड बदली, भाजपा में आ गए 12-13 में, मतलब मोदी जी के पीएम बनने के पहले की बात है। और तब से वो बीजेपी के बड़े स्ट्रॉन्ग तरफ पे हैं। और अभी वो राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर है। जो 12 आदमी मनोनीत किए जाते हैं ना, उनमें से वो एक्सपर्ट के तौर पर मनोनीत हैं। पर वो किसी भी बीजेपी प्रवक्ता से अधिक बीजेपी के हैं और वो हर दिन किसी ना किसी पे बाइट देते हैं, खुलकर बोलते हैं। और मतलब बिंदास, मतलब उन्होंने किसी रविकांत जाए ना जाए, अमित कुमार उसको फ़ोन करे ना करें, वो अपने आप किसी एजेंसी को बुला के बाइट देते हैं, खुद ही वीडियो बना के डाल देते हैं। वो अपनी लॉयल्टी रह रह के साबित करते हैं। तो इस वाली कहानी में मुझे लगता है हाँ, ये लॉयल्टी वाली है, जबरदस्ती वाली है। जम तक भाई चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा,
चीफ जस्टिस को इस बात का रियलाइज़ हो गया, 14-15 मई की बात है, उन्होंने उसको रफू भी कर लिया, भाई मेरा मतलब ये नहीं था, कहानी उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसे में आकर आपने 2 कॉलेज ने कहा, आईआईटी बॉम्बे ने पहले कहा कि हम सूर्यकांत साहब से डिग्री नहीं लेंगे कॉन्वोकेशन में, सेम नालसार ने कह दिया, नालसार हैदराबाद ने, जो कि अपने देश की सबसे बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी है, कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कि हम चीफ जस्टिस अगर हमारे कार्यक्रम में आएंगे कॉन्वोकेशन में तो हम सूर्यकांत साहब से डिग्री नहीं लेंगे। 450 छात्रों को पास आउट होना था, 450 में से हो सकता है कि 4 ने चिट्ठी लिखी हो, 5 ने लिखी हो, 15 ने लिखी हो, 50 ने लिखी हो, 100 ने लिखी हो, पर आप 450 को कह दो कि इनको कोई बार रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और आप क्योंकि बार काउंसिल के 12 साल से या 14 साल से चेयरमैन है, वो बीसीआई के 14 या 12 साल से चेयरमैन है मनन मिश्रा, कैसे बने हुए हैं, सवाल नहीं खड़े होंगे। और मनन मिश्रा साहब की इसी बयान पे, क्योंकि जिन्होंने एक तरफा, शायद मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस को खुश करने के लिए ये बयान एक तरफा दे दिया कि बीसीआई जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो नालसार से पास आउट होने वाले 450 छात्रों को इस साल में कहीं कोई भी बार, हिंदुस्तान का कोई भी बार रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अरे आप कौन होते तय करने वाले? 450 छात्र, लॉ फैकल्टी, लॉ के पढ़े लिखे लोग, भाई लॉ का स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन के बाद, पीजी करने के बाद लॉ करता है, जिसकी उम्र करीब करीब 25 साल के आसपास है, जो मिनिमम 23, 24, 25 साल का होगा, उस व्यक्ति को आप कह रहे हो कि इसको कोई पहचान नहीं करेगा। मतलब मेरी 25 साल की पढ़ाई, मेरी 25 साल की मेहनत शून्य आपके बयान की वजह से, और वो भी 2 या 4 छात्रों की वजह से। नहीं, वो तो गलत है भाई, आप ऐसे नहीं, वो अलग विषय, लेना पड़ा था आपको, लेना पड़ा। अगर आप नहीं ले, 2 चीजें, अगर आप बीसीआई का, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसके नियम कायदों में है, 23 नंबर या 24 नंबर है, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं बता दूंगा आपको। उसके नियम में लिखा हुआ है कि आप कोई भी अथॉरिटेटिव एक तरफा फैसला नहीं दे सकते अनटिल अनलेस इट वाज चेयर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बीसीआई। कमेटी की बैठक कहाँ हुई? आपने एक तरफा फैसला सुना दिया, खुश करने हो जो बोला आपने, तो बस वो खुश करने के लिए सूर्यकांत साहब को मक्खन लगाने के चक्कर में उन्होंने पूरी सरकार की भत पिटवा दी। मतलब पूरा का पूरा इस वक्त यूथ नाराज है, जो दिख रहा है सड़कों पे, उसमें आप और पढ़े लिखे यूथ को कह रहे हो कि नहीं हमको नहीं चाहिए, आप आपको धकेल रहे हो कि जाओ सारे घंटे में जाओ। अरे मैंने थोड़ी चिट्ठी लिखी, और आप सांसद हो। अब जिसने लिखी आप उसको कर देते कि जिसने लिखी हम ढूंढो, ये 5 आदमी ये कहते कि इन्वेस्टिगेशन करो, नालसार की वीसी को चिट्ठी लिखते, इन्वेस्टिगेशन करो जो जिसने कि कौन किया लोग है, कर रहे हैं, और उनसे आप बात करते, डायलॉग करते कि क्यों लिख रहे हो चिट्ठी, आज देश का चीफ जस्टिस है भाई वो आदमी, उसने अपनी टिप्पणी पे सफाई भी दे दी है। देखिए, हर पार्टी में ऐसे लोग से ही समस्या होती है जो कि अति उत्साह होती है और पार्टी को खुश करने और आला नेताओं को खुश करने के लिए ऐसी ऐसी हरकत करते हैं। अब कई बार होता है ना कि अब भाई ठीक है, मुझे सुमित जी पसंद नहीं है, लेकिन अब पता चला जैसे दिल्ली पुलिस वाला को, और दिल्ली पुलिस वाला सुमित जी को पीटने थोड़ी शुरू हो जाएगा कि हमको पसंद नहीं है। मतलब ऐसी हरकतें होती है, अब क्या करोगे? इशारा कर रहा है अरे, भाई, चालू बात तो कह रहा हूं कि अमित कुमार ने कोई इशारा किया है, दिल्ली पुलिस का जो भी थाना अध्यक्ष है, थाना प्रभारी, सुनिए भाई, वो अमित नाम भी है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं है ग्राउंड पे भी नहीं है। रोके पीट देगा दिल्ली पुलिस है भाई, पुलिस के बाद नहीं सर, आपको पुलिस जानते ने हैं सबक सीख लिया है सर, जानते तब तो और पीट देगा। और अब तो अमित ने भी बोल दिया है, पुलिस अमित ने तो सबक सीधे बात सीख करता लिया है, है। अमित तो पार्लियामेंट सीट की थानेदार को जानता है, इसका दोस्त है वो, अच्छा दोनों की बातें हुई, जानबूझ के नाम ले रहा हूं। नाम भी आपका लिया, बातें कल को भी कुछ होगा पुलिस तो भी ये सीख चुकी है, पुलिस नहीं मेरे करेगी। साथ कुछ होगा तो अमित जिम्मेदार है बस, और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। दिल्ली पुलिस भी सीख चुकी है छात्रों पे या किसी पे भी ऐसे आप डंडे नहीं बांध सकते, लाठियां नहीं बांध सकते, जवाबदेही तय होगी तो फिर सब एक ही लाइन में आकर के खड़े हो जाएंगे। अब अगला जो इन लोगों का पड़ाव है, कहीं घूम फिर करके वापस अब लेकिन दिल्ली आज के बाद आज जो है पटना, हाँ ये बड़ा हो रहा है, इसको नहीं, आप नहीं, हल्के नहीं ले स्कूल को लेकर सकते मूवमेंट हैं। चला रहे हैं। स्कूल चले, हम जो मूवमेंट है ना, जो वो देश के जो सरकारी स्कूलों की अव्यवस्था है, टूटे हुए स्कूल हैं, टीचर नहीं है, बाहर बच्चों को बैठना पड़ता है, खाना खराब मिलता है, उनका एक है जो मैं समझ पाया, जो उसकी पीसी 2 दिन से देख रहा हूँ दीपके की मैं, वो स्कूल को लेके मूवमेंट चला रहा हूँ। जो बात ये कह रहे हैं हमें तो बिल्कुल ठीक है कि उन राज्यों में करने जा रहे हैं जहाँ पे चुनाव है, और इसका मतलब- बीजेपी सर, बिहार में कहाँ है? बिहार से शुरुआत कर जिनका रहे हैं। नहीं, अच्छा मुझे नहीं पता बिहार का, पर जिन राज्यों में चुनाव है अगर वहां जाके प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको पंजाब जाना चाहिए, तब, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है, यूपी उत्तराखंड के साथ पंजाब भी है। अगर स्कूलों की व्यवस्था खराब है तो ऐसा नहीं हो सकता कर्नाटक कि में भी पंजाब खराब के होगी, स्कूल बहुत कर्नाटक में अच्छे भी चल खराब रहे होगी, हैं। हाँ, हैदराबाद में भी कर्नाटक का खराब चुनाव होगी। मैं मान लिया कि दूर है, चलो अभी नहीं, जैसे अगर बिहार जा रहे हैं तो चलिए, अब इलेक्शन के बिना भी दिखाना चाह रहे हैं कि हमको इससे तो कर्नाटक क्या है? तमिलनाडु जाइए, तमिलनाडु जाइए, लेकिन उससे क्या होगा, उनका इमेज खराब होगा। मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स को एक जो फेथ था ना, वो पर धीरे अमित, धीरे मैं खराब मालूम होगा। है, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हिस्टोरिकली अगर आप देखें इस सदी का, पीछे 100 साल का इतिहास देखें, मुझे ज़्यादा, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की थोड़ी बहुत ही पढ़ी है, हिस्ट्री का छात्र तो मैं हूँ नहीं, जितने भी क्रांतियाँ हुई हैं दुनिया भर में,
जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो 30 साल की उम्र के लड़के ने अकेले शुरू की है। फिदेल कास्त्रो, नाम ले लीजिए आप, मोहनचंद करमचंद गांधी, जब वो पहली बार अपार्थाइड के खिलाफ खड़े हुए साउथ अफ्रीका में तब 33-34 साल के थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो दीपके की उम्र है 30 साल की, गांधी हो गए, भगत सिंह 23 साल की उम्र में बम फोड़ दिया था पार्लियामेंट के अंदर, चंद्रशेखर आज़ाद तरुणाई में गोली मार ली अपने आप को साबित करने के लिए इनोसेंट, 20 साल की उम्र के नहीं थे चंद्रशेखर आज़ाद, गोली मार के इलाहाबाद में मर गए। मतलब देयर आर इनफ एग्जाम्पल्स। अगर आप इतिहास को देखेंगे तो यूथ जो होता है वो आवाज़ बन के उठता है, और उसके पीछे मैं एक और घटना बताता हूँ, सॉरी मैं आपका अगर टाइम ले रहा हूँ तो 1978 या 79 की बात है, जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री थे, बनारस गए, रक्षा मंत्री के नाते बनारस से बुलाया गया, वहाँ पे सच्चिदानंद जी यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने अपने आज़ाद भारत के, उनकी प्रतिमा लगी है। उस प्रतिमा का माल्यार्पण जगजीवन राम ने किया। जगजीवन राम कौन? दलित। संपूर्णानंद कौन? ब्राह्मण। उसके बाद वहाँ शुद्धिकरण हुआ, और मतलब तब तक बामसेफ पार्टी थी, बामसेफ के नाम पे एकमात्र दलित पार्टी अपने देश में हुआ करती थी नॉर्थ इंडिया में, वो भी काशीराम जी की उस पर शुरू हुई, तब बीएसपी नहीं बनी थी। उस एक घटना की वजह से जो संपूर्णानंद जी की मूर्ति पे माल्यार्पण होता है और वहाँ शुद्धिकरण किया जाता है, उसको धोया जाता है मूर्ति को पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, उस पे जो उस इलाके के बनारस बीएचयू के बनारस के इलाके के जो दलित हैं वो इकट्ठा होते हैं, और एक महीने, मेरे ख्याल से 1 महीने के भीतर या 1.5 महीने के भीतर एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है कि बीएसपी नाम की पार्टी जन्म ले लेती है 80-81 की शुरुआत में आते आते, जो अलग अलग इकट्ठा होते होते। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं, आंदोलन ऐसे ही शुरू होते हैं, और आंदोलन को समझना और आंदोलन से समझने का तरीका डंडा नहीं है। आंदोलन को अगर कंट्रोल करना है तो बातचीत है, संवाद है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, और वो हमने देख भी लिया, डंडे से कंट्रोल करने की कोशिश की थी लेकिन वो और भड़क गया था। उसके बाद फिर बातचीत और संवाद फैसला हुआ ही। मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें हैं जो रही हैं लाइमलाइट में। राहुल गांधी की ओर इशारा कर रहा, मैंने देखा जब सुमित जी बता रहे थे लाइमलाइट में राहुल गांधी है, झप्पी दे दिया संदीप, वो तो उनका अलग अंदाज है। उसके बाद संदीप दीक्षित गायब है, उन्हीं को लोग ढूंढ रहे हैं। नहीं, संदीप दीक्षित को ऊपर से आ गया है आदेश कि भैया बात मत करिए, जो होना तो हो गया है, अब आप मीडिया से बात ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेलोनी का उनका बयान गड़बड़ था। मतलब उससे कम अगर राहुल गांधी अगर रोकते या जो भी करते, क्योंकि अगर आप पूरे विदेश नीति की बात कर रहे थे तो उसको सिर्फ मेलोनी तक आके रोक देना वो ठीक भी नहीं था। वो राहुल गांधी जो बड़ी तो बात थी हालांकि ना, ये तो जो बड़ी बात थी राहुल गांधी के उस एड्रेस की, वो पीछे छूट गई इस ओछी हरकत के कारण। ये जो संदीप दीक्षित ने कमेंट मारा और उस पर राहुल गांधी ने उनको काउंटर नहीं किया, सिखाया नहीं, डांटा नहीं उसी के वक्त, तो वो जो बड़ी बात कह रहे थे कि देश की डिप्लोमेसी हगिंग नहीं है, देश की डिप्लोमेसी झप्पियां पाने से नहीं चल सकती, देश की डिप्लोमेसी के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। यही दिक्कत है, राहुल गांधी मैसेज देना कुछ और चाहते हैं, चला कुछ और हो जाता है, कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, या फिर ऐसे उत्साह में गलती करता है, उत्साह में गलती, लेकिन कर दिया संदीप दीक्षित ने, गोल कर दिया, रचनात्मक ज्यादा ही हो गए, कंस्ट्रक्टिव गोल किया। देखिए बड़े दिनों से राहुल गांधी इस चीज़ को लेकर चर्चा में नहीं आ रहे थे, इनफैक्ट हर जगह अप्रिशिएट किए जा रहे थे, और कि अब राहुल गांधी इस तरीके से एक सीनियर लीडर, एक सीरियस लीडर की तरफ उनकी जो छवि है बनती चली जा रही थी। था कभी राहुल गांधी को लोग सीरियसली नहीं लेते थे, इट वॉज ट्रूथ। मैं अगर बोल रही हूँ तो ये है, आपका ट्रूथ है। आजकल तो सबका अपना सच है भाई। मेरा सच यही है, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मेरे लगने से दुनिया नहीं चलती। That's what Gen Z are saying, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारा सच है, आपका सच है। मुझे लग रहा है जो आपका सच है। अब लोग सीरियसली बहुत राहुल गांधी को लेने लग गए हैं, और एक सीरियस लीडर के तौर पे अपनी छवि उन्होंने बहुत डेवलप की है, लेकिन बड़े टाइम के बाद ये चीज हुई है। जिस चीज की ओर आपने इशारा किया, मेलोनी वाला जो हुआ है सब कुछ, ये देखिए जब भी मैसेजिंग कुछ और जानी थी और डाइवर्ट कहीं और हो गया। नहीं, राहुल गांधी हो, दो राष्ट्राध्यक्षों में बात कर रहे हो, एक प्रधानमंत्री यहाँ का, एक प्रधानमंत्री इटली की, और उनके बारे में ऐसी बात करना, इट डजंट सूट योर स्टेज। चलिए, कभी सामने से ऐसी बात आती भी है तो उसको वेलकम करने के बजाय उसको वहीं क्लोज कर देना। जब भी इस तरीके के बयान दिए, चाहे मणिशंकर अय्यर ने दिया, चाय वाला चाय बेचता, वो कभी पीएम नहीं होना चाहिए, सोनिया गांधी ने इस पे बयानों में मत जाओ यार। नहीं, मैं कह रहा हूँ बयान वो जर्सी गाय और क्या याद दिलाना पड़ेगा, दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन नहीं, मैं इसमें एक क्लॉज है, इसमें भी प्रधानमंत्री के ऊपर जब भी आप बयान दोगे, आपको पता है कांग्रेस पार्टी कैलकुलेट करके रखी है कि जब पीएम पे अटैक किया उन्हीं को नुकसान होता है, इधर कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फिर भी आप दे रहे हो। अगर बोलो कि रात को नींद नहीं आ रही है, सो गए हैं, भाग गए हैं, तो ये थोड़ा जो है अभी भी है, ऐसा नहीं कि उस तरफ लाइकिंग कम हुई है, लेकिन उनको भी चाहने वाले लोग हैं तो उनको नुकसान होगा। पलड़ा जिसका भारी है, अभी वो
तो सरकार अभी है ही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोशिश तो की, लेकिन मैसेजिंग जो वो हाँ, करना गड़बड़ चाह हो रहे गया। थे, जो नेटवर्किंग सेट थी, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, पूरा मामला कहीं और ही डिरेल हो गया। ये चीज़ तो है। संदीप दीक्षित ने जो डिरेल किया तो ऐसा डिरेल हुआ कि डिरेल ही हो गया। अच्छा, हम सब अब स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, 80 साल हाँ, होने वही जा रहे हैं सबको। हमारे देश को आज़ादी के। कोई मैसेज सुमित जी आपकी तरफ से? फ्रीडम वॉल मेरे सामने, क्योंकि मैं जहाँ बैठी हूँ, नजर आ रहा है, तो इस फ्रीडम वॉल पे कोई आपके थॉट्स? यार ये जिसने भी फ्रीडम वॉल लिखी है ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्रीडम के साथ वॉल नहीं हो सकती। फ्रीडम तो फ्रीडम फ्रीडम होता है, उसमें वॉल नहीं होता। वॉल तोड़ने का वक्त है ये। वॉल तो फ्रीडम। दीवारों को, बाउंड्रीज को, सीमाओं को लांघने का और कूदने का और उड़ने का मतलब है, मतलब है हाँ, ये आजादी। फ्रीडम वॉल देख के मुझे ध्यान आया, मतलब मतलब इस चीज़ को इस लेके, समझो हाँ। कि हम जैसे, मेरा एकमात्र संदेश है कि इस आज़ादी को जो हमको मिली है, आज हम 80वें साल में पर प्रवेश कर रहे हैं, इसको संभाल के रखना। अभी तक हम जैसा कर पाए, अच्छा बुरा, हमारी आने वाली जनरेशन उसको हमको आंकेगी कि हम कहाँ खड़े थे। पर हमारा ये फ़र्ज़, दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों को अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कम से कम वैसे ही छोड़ के चले जाएं जब हम आए थे इस दुनिया में, तो उसी लेवल पे था वो, उनका हम दोहन ना करें। प्राकृतिक संसाधन में बार बार बोलना चाहता हूँ, पेड़ ना काटें, पानी को बचा के रखें। टेम्परेचर जो आज की तारीख में 50 डिग्री नॉर्मल होता जा रहा है किसी भी वक्त पे, हमारे ज़माने जब मैं छोटा था 40 डिग्री जिस दिन टच करता था, उस दिन हेडलाइन बनती थी, अखबारों में छपता था कि आज 39.7 डिग्री अपने शहर में हो गया। तो आई एम जस्ट सेइंग कि क्या हम वो कर सकते हैं? क्या हम ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन पे काम कर सकते हैं? क्या हम ग्रीन लेयर बढ़ा सकते हैं? क्या हम आज़ादी, अपनी इस आज़ादी का जो हमने बेजा इस्तेमाल किया है, क्या हम इसको रफू कर सकते हैं अपने जाने के पहले? रविकांत, आपका देखिए मैसेज या थॉट? मैसेज यही है कि सरकार को जेनजीज के बारे में सोचना चाहिए, और किसी भी कंट्री में 2-3 चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। पहला हेल्थ, हॉस्पिटल और एजुकेशन, ताकि एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सके। अगर वो टैलेंटेड है तो कहीं भी उसमें कोई हिंड्रेंस ना बने। सरकारें कर भी रही हैं, उसमें जो कमियां हैं उनको सुधारना चाहिए, ताकि इस तरीके से बच्चों को सड़क पर ना उतरना पड़े। अमित जी? मैं तो एक ही बस, आज़ादी का मिसयूज़ मत करो, चाहे जुबान की हो या देश की हो, किसी भी चीज़। आज़ादी मिली है और बहुत लोगों ने जान दे के आज़ादी ली है, उस आज़ादी को एंजॉय करो। आपकी आज़ादी मर्यादा में होनी चाहिए कि आपकी आज़ादी से किसी दूसरे को परेशानी ना हो। बस ये हो कि जो है आपके पास है उसको समेट कर रखिए और अच्छे के लिए कीजिए, नुकसान करने के लिए नहीं कि हम आज आज़ादी मना रहे ताकि उससे किसी को नुकसान हो। सिंपल सी बात है कि उसको एंजॉय करिए, सबको एंजॉय करें, बस बेटरमेंट के लिए। कि आप जो करेंगे उससे पता चला कि 10 लोग नाराज़ हो रहे हैं, 10 लोग को दिक्कत हो रही है, तो उसको अवॉइड करें। बस एंजॉय करिए, तिरंगा लहराइए। और ये बहुत मुश्किल का समय है, मतलब समय से निकला है, तो 80 के 800 साल तक ये आज़ादी आगे बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी। तो मेरे लिए तो हमेशा मस्ती वाला होता है तब आज़ादी, मतलब उसको एंजॉय करिए। लाल किले पर जाइए, सुबह एंजॉय करिए, भाषण सुनिए। प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा, वो भी सुनेंगे। और इसी के साथ मैं ये खत्म करती हूँ अपना। थैंक यू। सबको आज़ादी मुबारक हो भाई। सबको आज़ादी मुबारक। आज़ाद हैं आप, आज़ाद रहिए, लेकिन आज़ादी का मिसयूज मत कीजिए। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्ते।